तो बच्चों आज की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए हम एक्सरसाइज 7.4 की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था और आज हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्लास कौन सी है? क्लास हमारी है क्लास 7th। क्लास 7th का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन क्या है? साहिल्स मदर इज 5 times एज ओल्ड एज साहिल। साहिल की जो माँ है वो 5 गुना है साहिल से। बच्चों हम कंसीडर करते हैं कि जो साहिल की एज को हम कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि हमारा जो हमारी साहिल है, सर कट कर दीजिएगा, जो साहिल है उनकी एज कितनी है? x ईयर्स। और साहिल की माँ कितनी है? उनसे 5 गुना है, तो माँ की एज कितनी हो जाएगी? 5x। साहिल की एज हमने माना है x वर्ष और साहिल की मम्मी की एज माना है 5x, क्योंकि 5 गुना है। और जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, और अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ देयर एजेज इज 48 ईयर्स। मतलब दोनों का जो ऐड है, सम मतलब ऐड, 5x प्लस x इक्वल टू कितना है? ये दिया है 48 के इक्वल। 5x और x मिला के 6x बराबर 48। और अगर हम 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 8 जा 48। x की वैल्यू जो आई है 8 ईयर्स। मतलब 8 साहिल कितने, साहिल की एज क्या माना था हम लोगों ने? x ईयर्स। मतलब कितनी आई है? 8 साल, 8 ईयर्स आई है। और साहिल की मम्मी की एज कितनी मानी थी? 5x, मतलब 5 × 8, 8 5 जा 40 ईयर्स। और जो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों की एज का जो सम है वो 48 होना चाहिए। हाँ है 40 और 8। और एक कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बोल रहा था कि उनकी मम्मी 5 गुना है, तो 8 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, मतलब 5 गुना है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स मयंक्स एज विल बिकम 4 times दैट ऑफ हिज प्रेजेंट एज। बच्चों मानते हैं कि जो प्रेजेंट एज कंसिडर करते हैं हम लोग, लेट मयंक्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। आज हमने माना मयंक की एज कितनी है? x ईयर्स। और कह रहा है कि 15 साल बाद, मतलब इसमें 15 ऐड कर देंगे, 15 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 15। 15 जोड़ने पर कह रहा है कि आज की एज का 4 गुना, मतलब आज एज कितनी x, उसका 4 गुना, मतलब 4x हो जाएगी। तो हमारी क्वेश्चन ये रही x + 15 = 4x। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? x को उधर भेज देंगे माइनस में। 15 = 4x - x। 4x में x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3x। 3x = 15 और 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 15/3। 3 5 जा 15। अगर आप 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 5। मतलब आज मयंक की एज कितनी है? 5 साल, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कौन सा है? 13 क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा इज 5 ईयर्स यंगर देन हर ब्रदर। ईसा क्या है? 5 साल छोटी है अपने भाई से। बच्चों अगर कंसीडर करें उनके भाई की एज अगर x वर्ष है, x ईयर्स है, उनके ब्रदर की एज, तो x से 5 साल छोटी मतलब कम है, x - 5। अगर उनके भाई x वर्ष के हैं तो ईसा कितने की हुई? x - 5, क्योंकि 5 साल छोटी है। क्वेश्चन अगला स्टेप क्या कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स देयर एजेज विल बी रेशियो 2 और 2:3। मतलब 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद क्या होगा बच्चों? 4 साल बाद क्या होगी? सबकी एज बढ़ती है। अगर ईसा 4 साल बाद बढ़ेंगी तो इनके भाई भी बढ़ेंगे 4 साल, उनमें भी 4 साल ऐड किया जाएगा। कह रहा है ये रेशियो हो रहा है 2 और 3 का रेशियो। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर लेना है और ईसा और उसके भाई की एज निकल आएगी। x 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 अपॉन x + 4 = 2/3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 का 1 से 3 बन जा 3, 2x, 2 4 जा 8, 3 उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 8 प्लस 3, 8 3 11 ईयर्स, और 3x में 2x माइनस करेंगे 1x। बच्चों x की वैल्यू 11 ईयर्स आई है। हम लोगों ने क्या मान रखा था, उनके भाई की एज x वर्ष मानी थी और ईसा की एज x माइनस 5 माना था। मतलब उनके भाई की एज आई है 11 वर्ष 11 साल, और उनके जो बहन है मतलब 11 माइनस 5 मतलब 6 साल। ईसा की एज 6 साल है और उनके भाई की एज कितनी है, 11 साल। हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग आते हैं। कह रहा लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मीटर लेस देन 4 टाइम इट्स ब्रेथ। जो इसकी लेंथ है, कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पहले हम समझेंगे रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल मतलब एक ऐसा शेप जिसमें 4 साइड्स यूज हो और उसकी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और कॉर्नर के जो एंगल्स होने चाहिए 90 डिग्री के होने चाहिए। तो बच्चों ये रहा आपके सामने रेक्टेंगल। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ इसमें एक लेंथ होती है और इसमें एक क्या होती है, ब्रेथ होती है। कह रहा लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मीटर लेस है, 3 मीटर कम है इसकी चौड़ाई के 4 गुने से। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को माना ब्रेथ भी इसके 4 गुने से 3 कम है। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो चौड़ाई के 4 गुने से 3 कम है, मतलब ब्रेथ के 4 टाइम से 3 लेस है, और ब्रेथ को हमने ब्रेथ ही मानेंगे। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है, कह रहा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 94। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर का मतलब होता है कि किनारे की लंबाई टोटल 4, अगर ये 4 दिया, ये 4 दिया, ये 2 दिया, 2 दिया, मतलब 4 4 8 2 10 2 12। तो पेरीमीटर होता क्या है इसका, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये दिया है टोटल 94 के इक्वल। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 94, 94। तो अब हम लोग इसमें रख देंगे, क्वेश्चन बोल रहा था कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई के 4 गुने से 3 कम है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 94। हमारा पेरीमीटर दिया है 94, तो 2 को क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 94 अपॉन 2। 94 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 47, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 47। लेंथ कितना दिया है, 4b माइनस 3, और b तो b की जगह b ही रखना है, ब्रेथ को ब्रेथ ही रखना है, इक्वल टू 47। 4b में एक b ऐड करेंगे 5b, 5b इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा प्लस में, 47 प्लस 3। 5b इक्वल टू 47 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 50। 5 नीचे कर देंगे, 50 अपॉन 5, 5 10 जा 50, तो ब्रेथ कितनी आ गई, 10 मीटर। तो बच्चों हमसे लेंथ भी पूछ रहा था कितनी है, तो लेंथ हमारा जो इक्वेशन है, लेंथ इक्वल टू कितना है, 4b माइनस 3। 4b की वैल्यू कितनी आई है, 10 माइनस 3, 14 जा 40 माइनस 3, 40 में 3 माइनस करेंगे 37। तो हमारी लेंथ कितनी है, 37 मीटर, और हमारा जो ब्रेथ है वो है 10 मीटर। बच्चों ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 1:2:3, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा शेप जिसमें 3 साइड्स हों, ए बी सी। कह रहा कि जो रेशियो है इनके एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दिया है 1:2:3, मतलब 1x 2x और 3x। जब कभी भी रेशियो में देते हैं हम लोग तो 1x 2x 3x मानते हैं।
तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180. वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. मतलब 1x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180. 2x में 1x, 3x 3 6x इक्वल टू 180. x इक्वल टू 180 अपॉन 6. 180 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 30. और जो हमारे एंगल्स हमने कंसीडर किए कितना 1x 2x 3x मतलब 1 इंटू 30, 2 इंटू 30, 3 इंटू 30. 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90. तो हमारे तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए. तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16. क्या कह रहा है? अर्जुन हैज सम 1 रुपी कॉइन्स एंड सम 2 रुपीज कॉइन्स. मतलब अर्जुन के पास कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं. अब ये नहीं पता है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 2 रुपए के कितने सिक्के हैं. तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन. द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज थ्राइस दैट ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स. मतलब 2 रुपए के जो सिक्के हैं अगर हमने माना x है तो इनसे 3 गुना है 1 रुपए के सिक्के. 2 रुपए के सिक्कों से 3 गुना है 1 रुपए के सिक्के उसके पास. इफ द टोटल वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स इज 50 रुपीज. मतलब टोटल वैल्यू मतलब कितने रुपए हैं इनके पास. इनके पास कुल 50 रुपए हैं बच्चों. 50 रुपए हैं मतलब टोटल वैल्यू दी है. टोटल वैल्यू दी है 50 रुपए. अब दोनों सिक्कों में वैल्यू में अंतर है बच्चों. अंतर ये है कि ये एक गुना इसकी वैल्यू तो इसकी 2 गुना वैल्यू है. मतलब ये अपनी वैल्यू 2 गुना रखता है. अगर ये अपनी वैल्यू 1 गुना रखता है तो ये अपनी वैल्यू 2 गुना रखता है. इसके अकॉर्डिंग हम इससे तुलना कर रहे हैं 2 रुपए से तुलना कर रहे हैं. नंबर जो संख्या है वो तो 3 गुना है लेकिन जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है 2 गुना है. 2 रुपए की सिक्के की वैल्यू 2 गुना होती है. अगर इसकी 1 गुना वैल्यू तो उसकी 2 गुना. अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. 3 1 जा 3x प्लस 2x इक्वल टू 50. 3 2 5x इक्वल टू 50. x इक्वल टू 50 अपॉन 5. 5 10 जा 50. x की वैल्यू क्या आ गई 10. तो जो नंबर मान रखा था हमने नंबर माना था 2 रुपए के जो सिक्कों का जो नंबर माना था वो माना था x. और जो 1 रुपए के सिक्कों का जो नंबर था वो था हमारा 3x. मतलब x कितना आया है 10. मतलब 2 रुपए के जो 10 सिक्के हैं 10 दूनी 20 रुपया. और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 3x मतलब 3 इंटू 10 30. 10 नहीं 30 और 30 रुपए 30 सिक्के मतलब 30 रुपए. तो 30 रुपए 20 रुपए मिला के कितने हो जाएंगे बच्चों 50 रुपए. तो यही क्वेश्चन में दिया था कि टोटल 50 रुपए हैं. बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक पर्स में 5000 रुपए के नोट्स हैं. मतलब कुल टोटल 5000 रुपए हैं और उनमें 100 और 500 के नोट हैं. तो अब 500 के कितने नोट हैं ये नहीं पता. 100 के कितने नोट हैं ये नहीं पता. लेकिन टोटल हमको दिया है 30 नोट हैं. 100 और 500 मिला के 30 नोट हैं. तो बच्चों हम मानते हैं कि जो हमारा जो 100 का नोट है और 500 का नोट है उसकी संख्या कितनी कितनी है. हम मानते हैं जो हमारे 500 लेट द नंबर ऑफ 500 नोट्स
इक्वल टू लेट द नंबर ऑफ 500 नोट्स इज एक्स। बच्चों अगर 500 की नोट एक्स नोट है और टोटल मिला के 30 है तो 100 की नोट कितनी हो जाएंगी, और हम मानेंगे जो द नंबर ऑफ 100 नोट्स इज 30 माइनस एक्स। मतलब अगर हमारी 500 की एक्स नोट है और 100 की, तब हम मानेंगे 100 की कितनी नोट है हमें 30 माइनस एक्स, क्योंकि अगर आप एक्स में 30 माइनस एक्स ऐड करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, हमारा 30 आ जाएगा। तो एक्स 30 माइनस एक्स, लेकिन जो हमारी वैल्यू दी है हमारी 5,000 रुपए के बराबर। अब हम क्या करेंगे, 500 का मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे, क्योंकि हमने 500 की कितनी नोट मानी थी, एक्स नोट। तो 500 की नोट एक्स मतलब 500 एक्स इसकी वैल्यू, और 100 की कितनी नोट मानी थी टोटल 30 माइनस एक्स। मतलब अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो हमारी सेकंड वैल्यू भी निकल आएगी। तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू मिला के कितने रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं। तो 500x प्लस 100 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,000, 100x माइनस 100x इक्वल टू 5,000। 500 में 100 माइनस करेंगे 400x प्लस 3,000 इक्वल टू 5,000। 5,000 में 3,000 माइनस करेंगे 2,000। 400x इक्वल टू 2,000। 0 0 0 0 0 0 यहाँ से कट कर लेंगे। x इक्वल टू कितनी आ जाएगी 20/4, 4 5 या 20। अब हमने 100 की जो नोट्स मान रखी थी कितनी मानी थी 30 माइनस एक्स, और हमने 500 की कितनी मानी थी x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, मतलब 100 की नोटें कितनी हैं 5 नोटें हैं, तो 500 रुपए। सॉरी 500 की कितनी नोटें मानी थी x, मतलब x की वैल्यू 5 आई है। 5 का मतलब 500 की 5 नोट कितना हो जाएगा 2,500 रुपए। और हमने 100 की कितनी नोट मानी थी 30 माइनस एक्स, मतलब 30 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5, मतलब 25। अगर 100 की 25 नोटें हैं तो 2,500 रुपए हो गए टोटल। तो 2,500 मिला के कितना हो जाएगा 5,000 रुपए। मतलब जो हमारा आंसर आया है x इक्वल टू 5, मतलब 500 की 5 नोट और 100 की कितनी नोटें हैं 25 नोट। तो बच्चों इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने रहा। इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज थ्राइस ऑफ अदर बेस एंगल। बच्चों आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हों, कोई भी दो साइड बराबर हों। तो कह रहा है कि द वर्टेक्स एंगल इज थ्राइस ऑफ अदर बेस एंगल्स। बेस एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जो बेस में एंगल बनते हैं वही बेस एंगल कहलाएंगे। जो बेस साइड है हमारी, बेस साइड क्या है AB, उसके जो एंगल्स हैं अगर हमने कंसीडर किया। अब आपको बता दें बच्चों, जो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा बराबर होते हैं। अब अगर हम इस एंगल A को हम x डिग्री मानते हैं तो ये भी हमारा कितना होगा x डिग्री होगा। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब इसका कह रहा है कि जो वर्टेक्स एंगल है ये क्या है, ये हमारा 3 गुना है। ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। वर्टेक्स एंगल इज थ्राइस, 3 गुना है। अब कोई भी ट्रायंगल हो उसके इंटीरियर का सम अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3x प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180। 3x में एक x 4x में x ऐड करेंगे 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180/5। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 36 डिग्री।
तो हमारे एंगल्स कौन कौन से हैं, एक्स डिग्री और 3x, मतलब एक्स डिग्री 36 डिग्री, एक्स डिग्री 36 डिग्री और 3x मतलब 3 इंटू 36 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 108। तो हमारे एंगल्स कौन कौन से 36 और 108 डिग्री। तो बच्चों हम लोगों ने देखा है लेसन 4 क्लास 7th का, और फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।